हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो कि 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और देख सकते हैं हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री जो कि सीएसबीसी द्वारा पूर्ण रूप से सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और 9th एंड 10th क्लास का सिलेबस डाल दिया गया है। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री जो कि इसमें टोटल 450 प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग सर्च करके डायरेक्ट ले सकते हैं। या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, इसमें पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो ये हो जाए द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन पदार्थ के कण ये क्या होते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा, ये अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ऐसे दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 3 नंबर में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा टोटल पदार्थ की देखिए 3 अवस्था होती है, ठीक है ना। कौन कौन होती है? ठोस, द्रव्य, गैस। याद रखिएगा 3। निम्न में कौन कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का गुण नहीं है तो ये हो जाएगा तरंगधार्य। तरंगधार्य किसकी संपिंडता सबसे कम होती है? तो ये हो जाएगा ठोस। ठोस का सबसे, यानी हम लोग जितना दबाएंगे ठोस को तो नहीं ना दबेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ये हो जाएगा ठोस। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कर रहे हैं किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्प की देखिए वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है क्या? ठंडक। ठंडक वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। घटता है। अगला कह रहा है कि द्रव का गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, ये संघनन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो ये दोड़ांक कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो अंतराणविक बल। अंतराणविक बल कहलाता है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में कौन पदार्थ है ये ठंडा पेय? कौन पदार्थ नहीं है? स्नेह। हवा है, जल है, भोजन है पदार्थ है, बाकी स्नेह पदार्थ नहीं है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस। गैस किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है? देखिए सबसे कम पूछेगा तो ठोस। ठोस में एकदम सघन रहता है और द्रव में थोड़ा सा इसके बाद फैला फैला रहता है, उसके बाद गैस में पूरा हटा हुआ रहता है। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में कौन अनिश्चित है? आकार। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होगा कितना? तो ये हो जाएगा 273.15। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस में। किस में हो जाएगा? गैस में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो हो जाएगा ठोस में। निम्न में कौन अनिश्चित है? तो हो जाएगा आकार। आकार क्या होता है? द्रव में कौन अनिश्चित होता है? आकार। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होगा कितना? तो हो जाएगा 373.15 डिग्री सेल्सियस होगा केल्विन में। किसी पदार्थ के केल्विन में ताप 673.15 है तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा? ये हो जाएगा 400। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा उच्च ताप। उच्च ताप गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सुखाते हैं देर से। क्या हो जाएगा? देर से।
हवादार जगहों पर द्रवों के वाष्प का वेग क्या होगा, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से क्या होता है, अधिक होती है। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होगा, तो सभी द्रव में परिवर्तन हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपवर्तित रह सकता है। निम्न में किसका उदाहरण है, निम्न में किसका यानी उदपार्तन किसका हो जाएगा, तो आयोडीन का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, तो नंगी आंखों से दिखाई देना, ये क्या है, पदार्थ गुण नहीं है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहलाता है, तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है, 273 केल्विन। निम्न में कौन ठोस नहीं है, तो ये हो जाएगा पारा। निम्न में द्रव को चुनिए, तो हो जाएगा जल। कौन सा जाएगा, जल। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होता है, तो हो जाएगा 3। कणों की बीच का आकर्षण बल किसके सबसे अधिक होता है, किसमें सबसे अधिक होता है, ठोस में। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन होता है। शुष्क बर्फ क्या है, देखिए शुष्क बर्फ ही हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन तरल पदार्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा लोहा। कौन सा हो जाएगा, लोहा। किस पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं घनत्व। एक गिलास पानी में 2 चम्मच पानी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी का कण क्या होगा, तो जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। निम्न में किसमें अंतराणविक स्थान सर्वाधिक है, तो हो जाएगा हवा में। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसको संपीड्यता कहते हैं। कौन सबसे अधिक संपीड्य है, तो हो जाएगा हवा। कौन सा हो जाएगा, हवा। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का हम लोग क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बर्फ के ऊपर तैरता है, बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ की घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। वाई क्या है, गैस है। वाई क्या है, गैस है। धातु की बाल्टी है, ठोस। दूध क्या है, तो ये द्रव है। स्पंज है, स्पंज देखिए होता है ठोस, ठोस होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कम, गैस की संपीड़ितता होती है अधिक। 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा कितना, 273 केल्विन, सॉरी 293 केल्विन हो जाएगा। 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में होगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस क्या कहलाता है, तो वो कहलाया द्रवण ऊष्मा। निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। अगला कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है, तो ये हो जाएगा ठोस द्रव्य गैस, ठोस द्रव्य गैस। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है, तो ये हो जाएगा सतह पर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है, अगला कह रहा है कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। इस सभी यानी तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से होता है। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है, तो वायु का घनत्व। वाष्पीकरण क्रिया एक स्वतः होने की वाली क्रिया द्रव की क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलन उत्पन्न करती है एवं उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो ये हो जाएगा क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने की अवशेषित ऊष्मा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है, तो ये हो जाएगा H2O। प्लाज्मा एक क्या है, देखिए प्लाज्मा एक होता है द्रव,
एक प्लाज्मा चौथी अवस्था है पदार्थ की, कौन सी चौथी अवस्था होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा विसरण, विसरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, यही क्या है सही नहीं है। निम्न में कौन उर्ध्वपातित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा गंधक। नेपथलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये हो जाएगा इथाइल मर्केप्टन, इथाइल मर्केप्टन, कहीं कहीं देता है मिथाइल मर्केप्टन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो गैस का दाब, गैस का दाब वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है। 1,00,000 कितना हो जाएगा 1,00,000। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो संलग्न संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। निम्न में कौन उत्पादन होता है। तो उत्पादित देखिए हो जाता है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ हो जाएगा। गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है। तो ये हो जाएगा गैस का दाब। निम्न में द्रव में कौन निश्चित है। द्रव में देखिए आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर क्या होता है। तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, 283 केल्विन हो जाएगा। जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है, सही कथन चुनिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ कणों से बना है, पदार्थ कणों से बना है। अगला कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। किसी पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में पदार्थ को चुने। तो पदार्थ हो जाएगा बादल। निम्न में किस तापक्रम पर जल अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है जल। तो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर पिघलने लगता है परंतु तापक्रम स्थिर रहता है, दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है। तो ये हो जाएगा सही है, कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है। बर्फ की कणों को स्वतंत्र गति की योग बनाती है, गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है, यानी सभी सही है। भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है। तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा विसरण, विसरण। निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है। देखिए द्रव का गुण नहीं है तो बहाव का अभाव। अगला कह रहा है प्रश्न की गैस की द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। अगला है कि किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसमें निम्न में से किसमें रखेंगे। किसमें रखेंगे, थाली में रखेंगे। निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। देखिए ठोस पदार्थ का गुण कह रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बहाव क्योंकि द्रवावस्था में होता है। और वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है। सामान्य तापक्रम पर होती है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र हमेशा ही आरामदेह होता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होगा। तो हिमांक होता है। किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम क्या रहता है, स्थिर रहता है। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी एक क्या है, द्रव है। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होता है, ये चतुर्थ अवस्था होता है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसको अंतरणविक बल कहते हैं। सही कथन को चुनिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहना है कि ठोस पदार्थों की आकृति और उनके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव और गैस से कम होता है। जल, पेट्रोल और
स्पिरिट के वाष्पीकरण का दर की सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पेट्रोल, उसके बाद स्पिरिट, फिर जल हो जाएगा। वाष्पीकरण की क्रिया से ठंडक पैदा होती है। देखिए अगला हम लोग का चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि कौन शुद्ध पदार्थ हैं? तो ये हो जाएगा जल। कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो हो जाएगा वायु, क्योंकि मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कौन विलयन है? विलयन देखिए हो जाएगा लवण विलयन हो जाएगा। कौन निलंबन है? निलंबन देखिए इसमें हो जाएगा मटमैला जल। कौन कोलाइड है? तो ये हो जाएगा गोंद क्या है? कोलाइन। निम्न में कौन तत्व है? तो ऑक्सीजन। कौन यौगिक है इसमें? नमक। अधातु है कौन सा? तो ये हो जाएगा आयोडीन क्या है? अधातु है। अगला देखिए प्रश्न कहना है कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक। कौन तत्व नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोलाइडल हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो हो जाएगा गंगा जल। शुद्ध पदार्थ कौन है? तो हो जाएगा स्रावित जल यानी बहता जल। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यौगिक के तत्वों के अनुपात निश्चित होता है। परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परीक्ष मध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है कोलाइड विलयन। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह क्या है? अपकेंद्रीकरण। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है तो ये हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो हो जाएगा पृथककारी कीप। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी के विधि द्वारा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण में पृथक किया जाता है किससे? तो सरल आसवन द्वारा। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण समान हो। विभिन्न प्रकार के कणों के निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो हमको मिश्रण कहते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में यौगिक को चुने तो ये हो जाएगा जल। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। सही युग्म को चुनिए। देखिए एक होता है समांग, दूसरा होता है असमांग। सही कथन के चुने तो यहाँ पर विषमांग मिश्रण में दो प्रवस्थाएं होती है। निलंबन, दो प्रवस्था है जैसे निलंबन। तरल तत्व है, देखिए तत्व क्या है? तो ये देखिए होता है सरलतम पदार्थ है और सामान्य परमाणु से निर्मित होते हैं। कौन तत्व निम्नलिखित में तत्व कौन है? तो हो जाएगा सोना। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? तो इसको हम लोग प्रभाजी आसवन। निम्नलिखित में कौन कोलाइड कौन है? तो यहाँ देखिए हो जाएगा बादल क्या है? कोलाइड। कौन उत्पादित नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? गंधक उत्पादित नहीं हो सकता है। कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा नमक को जल में घोलना। द्रव धातु और द्रव अधातु को के यौगिक को चुने तो यहाँ पर हो जाएगा पाराब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। कौन सा हो जाएगा? जर्मेनियम। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा कण नंगी आंखें से देखे जा सकते हैं। यही क्या है? सही नहीं है। कण को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइड विलयन के कणों का आकार क्या होता है? तो सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है। बालू और
नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो ये हो जाएगा उर्ध्वपातन। निम्न में कौन जल के साथ क्लोराइड विलयन बनाता है? ये हो जाएगा गोंद। इनमें से कौन उपधातु है? देखिए उपधातु कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और प्रक्षेपित माध्य ठोस है? देखिए ठोस हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जेल। कौन सा हो जाएगा? जेल। परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? कोलाइड के देखिए कहते हैं इमल्सन। तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलयता क्या होती है? घट जाती है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? रावाकरण है, रावाकरण। बादल एक क्या है? तो क्लोराइड है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उससे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? तो हो जाएगा तांबा। कौन हो जाएगा? तांबा। अगला कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो हो जाएगा दूध से मक्खन बनाना है। कौन विलयन नहीं है? तो विलयन देखिए नहीं हो जाएगा तांबा। चौक को पीस कर जल में घोलने पर क्या बनता है? तो निलंबन। कौन सा हो जाएगा? निलंबन बनता है। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो ये हो जाएगा वायु। वायु। सोरे की जल में विलयता है 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। तो इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो यहाँ पर हो जाए 3.15 ग्राम। निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? तो ये हो जाएगा सोडा जल। कौन सा हो जाएगा? सोडा जल। मिश्रण में से विलयन की पहचान करें तो हो जाएगा समुद्री जल। सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 11। चमकीली अधातु को चुनिए। आयोडीन। कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है, किंतु जल के गुण होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिल्कुल भिन्न। निम्नलिखित में उपधातु को चुने। तो ये देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा? जर्मेनियम। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है तो ये हो जाएगा चांदी। चांदी क्या है? एकदम शुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण नहीं है। निम्न में मिश्र धातु कौन है? तो मिश्र धातु हो जाएगा पीतल। निम्न में कौन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे सही नहीं है तो ये हो जाएगा गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाती है। यही क्या है? सही नहीं है। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है तो ये हो जाएगा चीनी। कौन यौगिक है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में द्रव धातु को चुनिए। द्रव धातु को चुनिए तो ये हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। सॉरी द्रव धातु कह रहे हैं ना तो पारा हो जाएगा। अद्रव धातु कहेगा, अधातु कहेगा द्रव वाला तो ब्रोमीन। निम्न अधातुओं में कौन रंगीन है? रंगीन नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है। अगला कह रहा है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाकर बनने वाले पदार्थों को कहा जाता है क्या? मिश्रण। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है क्या? कहलाता है विलायक। विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है क्या कहलाता है? कहलाता है विलेय। विलेय कहलाता है। विलयन है, विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय हैं। विलेय की सांद्रता होगी। देखिए विलेय की सांद्रता कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 11.1। 11.1। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं कहलाते हैं क्या? तो निलंबन। निलंबन कहलाते हैं। जब एक घने जंगल की आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? टिंडाल प्रभाव। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? टिंडाल प्रभाव। कौन टिंडाल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? तो टॉर्च का विलयन। टॉर्च का विलयन, स्टार्च का विलयन हो जाएगा। निम्न मिश्रणों में कौन विलयन है? तो ये हो जाएगा सोडा वाटर। कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा जल का जमना। कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कोयले का जलना। कोयले का जलना, क्योंकि कोयला एक बार जल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है,
उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो न मिले उसको रासायनिक, जो मिल जाए वो भौतिक है। देखिए खड़िया, खड़िया क्या है, यौगिक है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा निलंबन का। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्ग से गमन करना कहलाती है। देखिए गमन कौन कहलाती है, ब्राउनिंग गति, ब्राउनिंग गति कहलाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा लोहे में जंग लगना। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, देखिए भौतिक परिवर्तन मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। कभी कभी देखिए इसको भौतिक परिवर्तन बनाता है, ठीक ना। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा दूध का जमना। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा समांग होता है। चित्र में देखिए गए उपकरणों का नाम, चलिए देख लेते हैं इसका नाम। यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है कि पृथक्करणी कीप, पृथक्करणी कीप यानी अलग करने वाला क्या है, छलनी। कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को किस विधि से शुद्ध करते हैं, तो ये हो जाएगा रवाकरण। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा जल से भाप बनना, जल से भाप बनना। यह चित्र किस प्रक्रिया को दर्शाता है, देखिए इसमें हो जाएगा क्रेमेटोग्राफी, क्रेमेटोग्राफी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है, देखिए तत्व है ना, तो आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक के कौन तत्व नहीं है यहाँ पे, कागज, कौन सा हो जाएगा, कागज नहीं है। कौन यौगिक है, कौन यौगिक है, तो ये हो जाएगा संगमरमर। निम्नलिखित में कौन धातु है, तो ये हो जाएगा आयरन, आयरन क्या है, धातु है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, तो मिश्रण देखिए हो जाएगा बारूद, बारूद है। कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन। कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे, तो हो जाएगा उत्पादन। निम्न में से किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 202 में क्या हो जाएगा, झिलमिलाती लौ के साथ मोमबत्ती का जलना। अगला कार्य, निम्न में कौन सी धातु हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है, तो ये हो जाएगा गैलियम, गैलियम। निम्न में कौन टिंडाल प्रभाव दर्शाता है, तो ये हो जाएगा स्टार्च का घोल, स्टार्च का घोल। निम्न में कौन तत्व नहीं, कौन तत्व है, देखिए हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनाना। निम्न में कौन कोलाइड नहीं है, कोलाइड नहीं है, तो ये हो जाएगा नदी का जल, नदी का जल। कौन निलंबन है, ये देखिए हो जाएगा खड़िया का जलीय घोल, खड़िया का जलीय घोल। अगला कार्य, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, देखिए शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा दूध, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। विलयन नहीं है, कौन विलयन नहीं है, तो कोयला, समुद्र जल है, हवा है, सोडा वाटर है। निम्न में कौन विषमांग मिश्रण है, देखिए विषमांग हो जाएगा कौन सा, इसमें कोलाइडी विलयन। अगला कार्य, कौन शुद्ध पदार्थ है, जल। कौन धातु नहीं है इसमें, आयोडीन, आयोडीन क्या है, धातु नहीं है। अगला कार्य, निम्न में तत्व कौन है, हीरा, क्या है, हीरा क्या है, तत्व। सही कथन को चुनिए, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हवा और बारूद मिश्रण है, ठीक ना। हवा क्या है, हवा बारूद क्या है, दोनों ही विषमांग मिश्रण है। निम्न में कौन विलयन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है, ये हो जाएगा जल, जल। कौन रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना, दूध का फटना। किसी मिश्रण में उपयुक्त सभी दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, दो तत्व और एक यौगिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं, यानी सभी सही है। कोलाइड विलयन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कौन रासायनिक परिवर्तन है, देखिए रासायनिक परिवर्तन बोलेगा तो लोहे में जंग लगना। कौन सही है, यहाँ पे देखिए संगमरमर एक क्या है, यौगिक है, क्या है, यौगिक है। अगला कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हम लोग का तीसरा चैप्टर चालू हो गया, कौन सा है, तो परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है, ये हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, तो ये हो जाएगा डाल्टन। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, कहलाते हैं परमाणु। निम्न में कौन एक परमाणु के गुण के रूप में रहता है, तो ये हो जाएगा आर्गन।
तत्व ए और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए यौगिक का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा A2B3 सोडियम फास्फोरस का अणु सूत्र होगा Na3PO4। डाल्टन के अनुसार क्या है? सभी परमाणु अविभाज्य हैं। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 16 ग्राम। यौगिक X और Y की संयोजकता क्रमशः 3 और 4 है, तो इस उनमें निर्मित यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो ये होगा Y3X2। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है क्या? 71 ग्राम। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? तो ये हो जाएगा 11, यानी 11.1%। जल में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 1:8। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? आर्गन। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा क्या होगा? तो यहाँ पे 9 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। अगला देखिए कह रहा है कि 1.8 H2O में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻22 हो जाएगा। 10⁻22 यानी 6.022 गुणे 10⁻22। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे एगाडो संख्या का मान क्या है? तो 6.022 गुणे 10⁻23 से 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 1/10 मोल के। मीथेन में बाहर के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? तो 3:1। एक बूंद जल में कितने परमाणु हैं? एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम। यहाँ पे 1.67 × 10⁻21। प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से डैश के क्या होगा? समान है। किसमें अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में? तो होगा सोडियम। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा STP पर किसी भी गैस के 1 के मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है। अगला का सोडियम और फास्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे NaSO2 टीन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार हो जाएगा SnPb। परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ये देखिए हो जाएगा कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग हो जाएगा। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहे में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी? तो ये देखिए हो जाएगा सोडियम में। किसमें हो जाएगा? सोडियम में। STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? STP यहाँ पर नहीं चाहिए, NTP होना चाहिए। NTP पर किसी गैस का हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? 2.618 × 10⁻22। कैल्शियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या हो जाएगा? Ca3PO4 2। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो ये हो जाएगा 8 ग्राम। 1 ग्राम H2 के साथ संपूर्ण संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो 8 ग्राम। कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 2.2 × 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फ्लोरीन का संकेत है F। निम्न में कौन नोबेल गैस नहीं है? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन। बोरान का संकेत निम्न में कौन है? B। निम्न तत्वों में कौन द्विग परमाणु नहीं है? तो यह हो जाएगा फास्फोरस। किसी तत्व की संयोजकता उसके संयोग करने की क्षमता है, सही है। हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिसे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है, सही है। तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी सभी सही है। कौन द्विसंयोजी तत्व है? द्विसंयोजी देखिए हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन 2 प्रकार का कि ऑक्सीजन बनाता है? तो कॉपर। रासायनिक के संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? डाल्टन, प्राउस्ट और लवॉजियर, सभी हो जाएगा, लवॉजियर हो जाएगा। अगला रासायनिक अभिक्रिया में
द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। यह किस नियम के अनुकूल है? यह किस नियम के अनुकूल है? तो यहाँ पर देखिए 64 ना है, 64 का देख लेते हैं। 64 का राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए हो जाएगा बी, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम सही कथन चुने। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। आधुनिक तकनीकी की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सही बात है। यदि x और y की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 हो तो उनमें उसने निर्मित यौगिकों का अणु सूत्र होगा। अणु सूत्र देखिए हो जाएगा यहाँ पे X3Y2। सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र है क्या? N2SO4। लोहे और चांदी के संकेत क्रमशः निम्नलिखित हैं तो यह हो जाएगा Fe और Ag। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो ये देखिए हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा 3 और 4। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल आयतन होगा, क्या होगा? तो 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। कितना हो जाएगा? 2। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O यौगिक का अणु सूत्र है। इसमें है C4H8OA4 O4 हो जाएगा। कौन चतुष्क परमाणु के अणु है? SO3 हो जाएगा। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है? पारमाणुकता कहलाती है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। एथेनोइक अम्ल का सूत्र C2H4O2 सरल सूत्र है तो ये हो जाएगा C2O CH2O। CaCO3 के अणु में कितने परमाणु हैं? तो परमाणु इसमें देखिए हो जाएंगे टोटल 5। 3GH2 के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए कितना O2 चाहिए? 24 ग्राम। अगला कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक में परमाणु के रूप में उपस्थित है? तो हो जाएगा आर्गन। जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है कितना? 3। 6000 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया? तो हो जाएगा कणाद। कौन सुनेंगे? कणाद। STP पर किसी गैस NTP यहाँ पर होना चाहिए हमको तो लग रहा है, पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है NTP पर? तो ये हो जाएगा देखिए 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु भार 23। परमाणु सोडियम के एक परमाणु का भार क्या है? 3.8 × 10⁻³ ग्राम। दो या अधिक परमाणु से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या है? अणु। परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? नैनोमीटर में। चांदी और सोना के संकेत क्या है? AgAu। अगला कह रहा है कि HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है क्या? A63U। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। ऑक्सीजन यानी परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु हीलियम परमाणु द्रव्यमान 4 के परमाणु से कितना भारी? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.5 तो उनके एक परमाणु का द्रव्यमान है 5.83 × 10⁻23 ग्राम। किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? 5.33 × 10⁻23। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि देखिए कि 11.5 ग्राम सोडियम में कितना मोल है? 0.5। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं? 3। 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु हैं? P बराबर 31। 3 × 10⁻23। 1 मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान बराबर 63.5 का द्रव्यमान क्या है? 63.5 ग्राम। अगला कह रहा है कि 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है तो इनमें
कितने परमाणु विद्यमान है? तो ये हो जाएगा 6.672 × 10⁻¹⁻21। एसटीपी पर 44 ग्राम CO2 का आयतन होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 22.4 लीटर। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए तूतिया बोल रहा है ना, तो CuSO4 × 5s2 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डाइबोरेन का रासायनिक क्या अणु सूत्र? B2H6। इसका मूलानुपातिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा BH3। संयोजकता देखिए संयोजन की क्षमता को दर्शाती है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अणु सूत्र हो जाएगा C60। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ की अनावश्यकता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा परमाणु का निर्माण या विनाश नहीं होता है, ये हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि आयतन एक क्या है? आयतन देखिए हो जाएगा आवेशित परमाणु। आवेशित क्या है? परमाणु। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Na2O। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट सूत्र हो जाएगा Al2SO4 के होल थ्राई। देखिए हम लोग का चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया। यहाँ से परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा परमाणु का केंद्र। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? तो ये होते हैं, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा हो जाएगा? देखिए सोडियम को हो जाएगा 218 सॉरी सोडियम पूछ रहा है ना, तो सोडियम को हो जाएगा कितना होता है? 11 होता है। इन 11 281 हो जाएगा 281। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे कौन? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन कौन हो जाएगा? चैडविक के। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? चैडविक के। प्रोटॉन का किसने आविष्कार किया था? गोल्डस्टीन। कौन हो जाएगा? गोल्डस्टीन। परमाणु के मौलिक कण हैं। मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम देखिए संख्या हो जाएगा 2x²। परमाणु की नाभिक में स्थित कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड। द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर है? तो ये देखिए हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या दोनों हो जाएगा। निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो ये देखिए हो जाएगा परमाणु संख्या। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्थानिक स्थान में कौन सही है? सही देखिए हो जाएगा परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? 3। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कोबाल्ट देखिए यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। एल्जाइमर रोग की जांच के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? यानी आयोडीन 123। जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? तो हो जाएगा कार्बन 14। कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा हीलियम। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। क्या होता है? 2n²। कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या 12। निम्न में कौन अल्फा कणों को निरूपित करता है? तो हो जाएगा He+2। कौन यौगिक समन्यूट्रॉनिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 14C कार्बन 16O। 14 कार्बन 14 ऑक्सीजन 16। द्रव्यमान को नोट कराए। देखिए निम्न में कौन संभारिक युग्म कौन है? तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम कैल्शियम।
निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60 कोबाल्ट। कैनाल किरणें किसका कारण पुंज है? किसका किरण पुंज होता है? कैनाल देखिए प्रोटॉन का होता है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? न्यूट्रॉन। कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या समान है किंतु उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध है? तो ये हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक। कैनाल किरणें की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। कौन सा हो जाएगा? गोल्डस्टीन। नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितना गुना बड़ी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 गुना। देखिए कार्बन परमाणु के लिए निम्न में कौन प्रतीक सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन C612। देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई? नाभिक की खोज हुआ था। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में विद्यमान रहता है कौन सा? आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। अगला कह रहे हैं निम्न में इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन में। कक्षों की ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है 2n² द्वारा। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है। किस युग में वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए BAL हो जाएगा। नाभिक में निकटतम परमाणु की दो कक्षाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार है। तो ये हो जाएगा KL। Fe संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? यहाँ पर हो जाएगा 8। किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा हीलियम। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुना बड़ी होती है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर 10,000। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो ये हो जाएंगे रदरफोर्ड। किस युग्म के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? सोडियम पोटेशियम। निम्न में किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? तो ये हो जाएगा एम कक्षा में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 17। 6C14 में एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या 20। अल्फा कण किसके समान होता है? हीलियम नाभिक के। वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाला गुण कौन है? Cl तथा Br। एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है। इनमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 37। एक द्विसंरचनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। निम्न में कौन यौगिक समन्यूट्रॉनिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा C14O16। देखिए सिलिकॉन 1430 और फास्फोरस 1531, सल्फर 1632 समन्यूट्रॉनिक है। समन्यूट्रॉनिक है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए यहाँ पे 16 टोटल हो जाएगा। कितना? 16 हो जाएगा। सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्रमशः क्या होगी? तो यहाँ पर 1, 2, 3। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाता है। यह 2 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर यौगिक बनाता है। यानी सभी सही है। सही कथन को चुनिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है किंतु आयनन अस्थायी होते हैं। आयन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है किंतु ज़्यादा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्न होते हैं क्योंकि इसमें देखिए होता है क्या। यहाँ चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का
ए हो जाएगा, ठीक ना। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, किंतु ज्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्न होते हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न करा, निम्न में कौन युग्म युग्म संभारिक है, युग्म संभारिक नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन 12, कार्बन 14। संभारिक के, देखिए संभारिक के क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी। परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न होती है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि पोटेशियम, पोटेशियम कितना हो गया हम लोग का, पोटेशियम 1940 -1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो हो जाएगा के। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है, के कक्षा में, के कक्षा में सबसे कम होती है। तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है, सिलिकॉन का। कौन अक्रिय गैस है, ये हो जाएगा जेनॉन, जेनॉन। निम्न में कौन समस्थानिक का गुण नहीं है, देखिए समस्थानिक का गुण नहीं है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा 1840 से कैल्शियम, 2040 कैल्शियम। अल्फा कण, अल्फा कोण ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे हीलियम का नाभिक द्वि अवशोषित कण, यानी दोनों हो जाएगा सही। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला कण के युग्म है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक क्या है, तो वैज्ञानिक देखिए हो जाएंगे यहाँ पे मिल्टन। कौन सा हो जाएंगे, मिल्टन। परमाणु संख्या है यहाँ पे सभी प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाई आवेश। प्रोटॉन देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना भारी होता है, 2000 गुना भारी होता है। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या खोजा, नाभिक He2 में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है, तो मौलिक कणों की संख्या 6 है। कितना हो जाएगा 6। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान, किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तथा शेष कोश खाली है, तब परमाणु संख्या 10। परमाणु संख्या क्या है 10। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि परमाणु का नाभिक होता है धनावेशित। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है। परमाणु क्रमांक हम लोग ए से सूचित करते हैं, द्रव्यमान क्रमांक जेड से। तो उनके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, तो यहाँ पर हो गई Z-A। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटीन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा यहाँ पे 35। टोटल कितना हो जाएगा 35। प्राकृतिक संपदा, चलिए हम लोग 5वां चैप्टर देखते हैं, प्राकृतिक संपदा। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है उपयोगी पदार्थ है। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के संबंध में है समुद्र तल के ऊपर उठना। पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह को चट्टाने के अपक्षय से बनती है कहलाती है मृदा कहलाती है। लाइकेन निम्न में किस जगह मिलते हैं, लाइकेन देखिए पत्थरों पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, पत्थरों पर। स्मॉग एक क्या होता है, स्मॉग चलिए देखते हैं, धुआं। स्मॉग क्या होता है यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कोहरा और धुआं का विषैला मिश्रण, ठीक ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। बंद बोतल की हवा का तापक्रम बाहर की हवा से अधिक क्यों होता है, तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। वायुमंडल देखिए, वायुमंडल में CO2 कैसे स्थिर होता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। निम्न में कौन हरितगृह गैस नहीं है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, N2। स्थल और
स्थल और जलाशयों पर असामान्य रूप से वायु की गर्म होने के कारण क्या है, तो यहाँ पर पवन बनते हैं। क्या होते हैं? पवन बनते हैं। जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि क्या है, तो ये हो जाएगा जैव रासायनिक चक्र। ह्यूमरस क्या है, तो ये हो जाएगा एक कार्बनिक पदार्थ मृदा को संरक्षण देखिए सरंध बनाता है, फिर जल आदि के भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। अगला करें, अम्ल वर्षा का पीएच होता है 5.6 से कम। वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2। कौन? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये हो जाएगा कोयला। भूमि प्रदूषण का अर्थ क्या हो जाएगा? भूमि के उपयोगी घटकों की कमी। अगला है, मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए कौन आवश्यक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी। फसल चक्रण, भूमि की परती छोड़ना, ह्यूमरस का प्रयोग। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, तो ये हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत निम्न में से किस में उपस्थित होता है? ओजोन परत ना ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे 95% से अधिक है। कोहरे एमिकुलाइड अवस्था इसे क्या कहते हैं? एरोसोल। पश्चिमी विक्षोभ से किस राज्य में वर्षा होती है? हरियाणा। निम्न में कौन हरितगृह गैस? मीथेन। कौन सा हो जाएगा? मीथेन। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री। निम्न में कौन वैश्विक ऊष्मीकरण के योगदान नहीं करता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ओजोन परत की क्षय के लिए कौन सा रसायन जिम्मेवार है, तो ये हो जाएगा कौन सा? CFC। निम्न में कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो यहाँ देखिए कोयला। कौन सा हो जाएगा? कोयला। इसको वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा O3 ओजोन को। और सुरक्षा बल्ब बोलेगा तो यहाँ हो जाएगा ज्वालामुखी। कौन अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? CO2। प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है? O2 की। मीथेन के दहन से कौन गैस प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा CO2। अम्ल वर्षा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट अंगसन द्वारा। अगला कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों तथा O2 के टकराव से क्या बनता है, तो होता है O3। CFC किसको प्रभावित कर रहा है, तो हो जाएगा O3 को। कुल उपलब्ध जल की कितना प्रतिशत खारा है? खारा देखिए 97% है। जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा गैस होता है? तो यहाँ पे देखिए 428 का प्लेटफॉर्म डी हो जाएगा मिनी माता। मिट्टी की संघटन में खनिज कितना प्रतिशत है? 45%। नवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पर CO2। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर N2। ओजोन परत कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी भाग में। ओजोन परत में छेद होने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो यहाँ पर स्किन कैंसर। कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो ये हो जाएगा राइजोबियम। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम। जल प्रदूषण का अर्थ है क्या, तो हो जाएगा सभी। जल में कीटनाशक की उपस्थिति, जल में घुले ऑक्सीजन की कमी, जल के तापक्रम में अप्रत्याशित वृद्धि। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा? CO2। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्न में कौन आवश्यक है? सभी। लेड रहित पेट्रोलियम का प्रयोग, वनों का संरक्षण, फिर मोटर गाड़ी में कैटलिटर कन्वर्टर का प्रयोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला कारण निम्न में कौन अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय CO2 में वृद्धि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित जल को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं भूमिगत जल।
चंद्रमा की सतह का तापमान कितना, तो हो जाएगा -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल में मृदु जल का प्रतिशत क्या है, तो हो जाएगा 1%। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को कहते हैं भूपृष्ठ। भूपृष्ठ हिमरस से क्या है, हिमरस देखिए हो जाएगा मृदा का एक घटक, सड़े गले जीवों के टुकड़े, मृदा के संरक्षण बनाने वाला पदार्थ, ये हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन, कौन मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, वन। नलकूपों में कौन सा जल निकाला जाता है, भूमिगत जल। भूमिगत जल। कौन सी गैस वायुमंडल में 3 अवस्था में भी ज़्यादा है, तो ये हो जाए नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन और नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहलाता है, तो हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कौन से जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं, तो मर जाते हैं कुछ खास बैक्टीरिया। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर खनिज, मृदा है, जल है और वायु है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं जैव रसायन। अति चरण का सिद्धांत, मृदा अपरदन से, ठीक ना, मृदा अपरदन। निम्न में कौन मिट्टी प्रदूषक नहीं होता है, तो ये हो जाएगा उर्वरक। कौन सा हो जाएगा, उर्वरक। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, सीसा यानी पीबी किस प्रकार का प्रदूषक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वायु प्रदूषक। किसी गैस के प्रभाव में ताजमहल को खतरा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। किस गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है, दोनों, SO2 Na2। ओजोन छिद्र से क्या होता है, पराबैंगनी किरण का धरती पर पहुंचना। अगला देखिए कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला कह रहा है क्वेश्चन की दलहनी पौधे से जड़ों की गांठ में उपस्थित कौन से परमाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, तो हो जाएगा राइजोबियम। वैश्वीकरण उष्मीयकरण के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल में CO2 का बढ़ता स्तर। यूट्रोफिक्सन ये क्या है, तो इसको देखिए बोला जाता है सभी जल में घुले ऑक्सीजन की कमी को जलीय विलयन की भांति जल में घुले एक नाइट्रोजन और फास्फोरस के क्या होगा, अधिकता के कारण शैवाल की वृद्धि। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। मृदा के उपस्थित परत को किसमें मृदा के कणों के साथ ह्यूमरस और सजीव स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसको हम लोग ऊपरी मृदा कहलाता है। ऊपरी मृदा। कौन मृदा का अवयव नहीं है, तो ये हो जाएगा लाइकेन। मृदा के महसूस के कारण किस जीव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो यहाँ पर केंचुआ। लगातार वाष्पीकरण होने के बाद सागर, नदी या झीलों आदि के जलस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जल चक्र के कारण। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, वायु। निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है, ओजोन। अगला कह रहा है कि पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा स्थलमंडल। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला करें पौधा द्वारा जल और CO2 से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। निम्न में कौन पेयजल के रूप में उपयोगी नहीं है, समुद्र जल खारा होता है। झील आदि के निकटवर्ती क्षेत्रों में पौधे और जीवों की संख्या और प्रजाति अधिक होती है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो बीजों के अंकुरण और पौधे की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। BOD क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये BOD क्या होता है, तो BOD एक प्रकार का, चलिए यहाँ देखते हैं पहले BOD किधर है,
यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे BOD क्या है, तो ये देखिए 2 ऑप्शन है, लेकिन 2 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। हाँ, इधर पे है BOD, देखिए हो जाएगा। ये जलाशयों में उपस्थित क्या है, जलाशयों में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियाँ की माप है BOD। वायु द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह हटाया जाना क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग अपरदन कहते हैं। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है, तो यहाँ पर हो जाए कौन सा, शरीर का ताप। पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है, यह कहलाता है मिट्टी, मिट्टी कहलाता है। अगला कहना है कि किस आयनों ने के द्वारा जल घास होता है, तो ये हो जाएगा BOD हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम। ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषक क्या है, मुख्य प्रदूषक देखिए हो जाएगा CO2। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक के। किन आयनों देखिए किन आयनों के चलते जल खारा होता है, तो जल देखिए Ca++ यानी कैल्शियम प्लस। किसी गैस से ताजमहल प्रभावित होना है, ताजमहल तभी बताए हैं SO2 से प्रभावित हो रहा है। मानव शरीर में जल की उपस्थिति का क्या कायम करता है, क्या कार्य करता है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। देखिए आप लोग का 9th क्लास का केमिस्ट्री का पूर्ण रूप से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग एक बार और अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में देखिए गर्दा हो जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।